हेलो एवरीवन। करंट अफेयर की हमारी इस सीरीज़ का आज ये लास्ट वीडियो होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम इस करंट अफेयर को, इस पूरी मैगज़ीन को कंप्लीट कर लेंगे। आपने काफ़ी पेशेंस के साथ इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको इस पूरी वीडियो सीरीज़ का बेनिफिट अपने आगामी परीक्षाओं में ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं ये क्लेम तो नहीं कर पाऊँगा कि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी एक मैगज़ीन से आएंगे, पर मैं चाहता हूँ कि आप एक पैटर्न ज़रूर कैच कर सकें कि आपको किस तरीके से मैगज़ीन्स को पढ़ना होता है। ठीक है, मैगज़ीन में भी सारा का सारा कंटेंट आपके लिए यूज़फुल नहीं है, पर कुछ कंटेंट ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो आपको उस यूज़फुल कंटेंट को ही एक्सट्रैक्ट करना है और उसे बार बार रिवीजन करना है। मैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसके अलावा कोई दूसरी मैगज़ीन जो मार्केट से जो भी आप यूज़ करते हैं किसी भी कोचिंग की, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, या इसके अलावा भी आपने कोई मैगज़ीन पढ़ रखा है पहले से तो आप उसी को ही रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि भारत में कौन कौन से प्रमुख ऑपरेशंस चलाए गए हैं। ऑपरेशंस कहने का मतलब है जहाँ जहाँ पे हमारी सेनाएं इन्वॉल्व रही हैं किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, कहाँ कहाँ पे हमारी सेना जो है वो इन्वॉल्व रही है, इसको हम यहाँ पे ऑपरेशंस कह रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ ऑपरेशंस चलाए गए हैं और परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर्स आके आप देखेंगे CGPSC तो वहाँ तो दिखाई देंगे ही, लेकिन 2023 में ही होने वाले कुछ एग्ज़ाम्स थे, वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं करंट अफेयर से। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेशन अजय के बारे में। ऑपरेशन अजय क्या है? इजराइल में चल रहे युद्ध के कारण वहाँ पे जो भारतीय फंस गए थे, भारतीय जनता जो वहाँ पे फंसी हुई थी, उन्हें वापस लाने के लिए जो मिशन चलाया गया है, जो ऑपरेशन चलाया गया है, इसको ऑपरेशन अजय का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ऑपरेशन अजय किस देश से संबंधित था? भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था इजराइल में। ऑपरेशन कावेरी भारतीय सेना ने किस देश में चलाया है? सूडान में। सूडान में वहाँ पर जो गृह युद्ध हो गया था, मतलब वहाँ की जो सरकार है और आम जनता है आपस में हथियार लेकर के सड़कों पर उतर आए थे, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं गृह युद्ध। इस युद्ध में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्त। किस देश की हेल्प के लिए चलाया गया है? तुर्की और सीरिया की हेल्प के लिए। वहाँ पे भूकंप जब आया तो उसके हेल्प के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा चलाया गया था म्यांमार की हेल्प के लिए। म्यांमार में जब चक्रवात से प्रभावित था तो वहाँ पर हेल्प पहुँचाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। ऑपरेशन समुद्रगुप्त, इसके बारे में ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था क्योंकि देश में पहली बार बहुत बड़ी मात्रा में जो NCB थी, इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया था। ठीक है, किसके साथ मिलकर? इंडियन नेवी के साथ मिलकर के। इस ड्रग्स का नाम याद रखना चाहिए आपको, ये पूछा जा सकता है, मेथाम्फेटामाइन। ठीक है, ये जो ड्रग्स है मेथाम्फेटामाइन, लगभग इसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए तक आंकी गई थी। ठीक है, बड़े बड़े कंटेनर्स में, जो शिप में जो कंटेनर्स होते हैं, ऐसे कंटेनर्स में इसको भारत के जो बॉर्डर है उसमें एंटर कराने का प्रयास किया गया था और इसे NCB ने नेवी के साथ मिलकर के असफल कर दिया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन मातृशक्ति। ट्रेन में महिलाओं को जो प्रसव जैसी सिचुएशन हो जाती है, प्रसव के दौरान महिलाओं की मदद के लिए ट्रेन्स में इंडियन ट्रेन्स में इंडियन रेलवे के द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन है, जो कि RPF के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन था, जिसमें गर्भवती महिलाएं जिनको कि ट्रेन में ही प्रसव पीड़ा हो जाए, उनकी मदद के लिए यह स्कीम या यह ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ये भी RPF के द्वारा चलाया गया है। ऐसे बच्चे जो कि रेलवे स्टेशन में या ट्रेन में पाए जाते हैं, उनको RPF जो है, मतलब बिना पेरेंट्स के अगर वहाँ पे पाए जाते हैं तो उनको उनके पेरेंट्स तक मिलवाने के लिए RPF ने जो प्रयास किया है, इसी को कहा जा रहा है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नेक्स्ट है ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे। इसे चलाया गया था बांग्लादेश से जो गोल्ड की ट्रैफिकिंग की जाती है। ठीक है, बांग्लादेश से गोल्ड की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए चलाया गया था ईस्टर्न गेटवे। नेक्स्ट है वंदे भारत।
ये चलाया गया था कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए। नेक्स्ट है देवी शक्ति, तालिबान के लिए चलाया गया था, मतलब अफगानिस्तान में जो तालिबान के कब्जे में फंसे भारतीय थे इनको भारत वापस लाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा, रूस यूक्रेन वॉर के दौरान यूक्रेन में जो भारतीय फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस करंट अफेयर्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है महिला आरक्षण बिल 2023 के बारे में। ये क्या है, क्यों है, कब लाया गया है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लोकसभा में इसको कब पारित किया गया था? 19 सितंबर को, सॉरी प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा में पारित कब हुआ है? 20 सितंबर को, और राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है 21 सितंबर को। इसके अलावा यह 128वें संशोधन बिल के रूप में अभी लंबित है। इसका नामकरण क्या किया गया है? इसको नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन विधेयक। इस विधेयक का नाम क्या रखा गया है? नारी शक्ति वंदन विधेयक। इसके अंतर्गत प्रमुख प्रावधान क्या हैं, यह पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी जाएंगी? 33%, जो कि अभी पंचायत में कंडीशन है, वही कंडीशन लोकसभा और विधानसभा में भी लागू होने चाहिए। यह शर्त रखी गई है इस नारी शक्ति वंदन विधेयक में या महिला आरक्षण बिल 2023 के विधेयक में। इस प्रकार 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी लोकसभा में, और इस बिल के अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण जो है वो लोकसभा और विधानसभा में मिलेगा। राज्यसभा और विधान परिषदों में यह आरक्षण नहीं मिलेगा। ये जो 2-3 पॉइंट है ना, ये बड़े काम के हैं और यहीं पे आपको एग्जामिनर फंसा सकता है। तो ध्यान रखना है कि इस बिल का लाभ केवल कहाँ पे मिलेगा और कहाँ पर नहीं मिलेगा। लोकसभा और विधानसभा में मिलेगा, राज्यसभा और विधान परिषद में इस बिल के लाभ नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है मेरा युवा भारत। यह एक कह सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे राष्ट्रीय एकता पर बल दिया जाएगा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को फिजिकली और डिजिटली दोनों तरीके से जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, युवाओं को इसमें आपस में जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? मेरा युवा भारत। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका 95वां सदस्य बना है। चिली नाम का एक कंट्री है, यह इसका 95वां सदस्य बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? यह ऐसे देशों का एक संगठन है जो कि भारत की जो कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के आसपास शामिल हैं। ठीक है, इनका जो लोकेशन है कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच है, जहाँ पर सौर ऊर्जा के उत्पादन की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसे देशों का एक समूह है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसी में ही एक नया सदस्य जुड़ा है, इसका नाम क्या है? चिली। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि 6 नवंबर को भारत और चिली के बीच में बैठक हुई, महत्वपूर्ण नहीं है। किस क्रम का देश बना है, किस क्रम का सदस्य बना है? तो 95वां सदस्य बना है, और वर्तमान में ऐसे 116 देश हैं जिन्होंने ISA पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जो भी से संबंधित जो नियम हैं उन पर हस्ताक्षर किए हैं, और इनमें से 94 ऐसे देश हैं जिन्होंने पूर्ण सदस्यता ले ली है, और इसी क्रम में चिली जो है वो 95वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। इसके अलावा बचे कितने हैं? तो आपके 20-21 देश और बचे हुए हैं जिन्होंने ISA पर हस्ताक्षर तो किए हैं पर सदस्य नहीं बने हैं अभी तक। इस ISA का गठन कब किया गया है? 30 नवंबर 2015 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, और इसको
गठित करते समय कौन कौन से सदस्य देश थे? भारत और फ्रांस यह मुख्य रूप से सदस्य देश के रूप में शामिल थे। इसे पेरिस में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था और इसके अलावा मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में गुरुग्राम में इसका मुख्यालय बनाया गया था। अन्य जानकारियों में अगर देखें तो यह एक ऐसा स्कीम है जिसमें वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड पे काम करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब सन के द्वारा जो एनर्जी मिल रही है उसे पूरे वर्ल्ड में फैलाने का प्रयास करेगा यह ISA। और इसके अलावा 100 गीगावाट उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। यह 2030 तक इतने गीगावाट मतलब 1000 गीगावाट या इससे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य है इस स्कीम के अंदर। नेक्स्ट है 2+2 वार्ता। ये 2+2 वार्ता क्या है? 2+2 का मतलब है 2 देश और दोनों के 2 रिप्रेजेंटेटिव। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली एक बैठक है जिसको कि हम 2+2 डायलॉग या वार्ता कहते हैं। नवंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत और अमेरिका के 2 रिप्रेजेंटेटिव जिसमें कि भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, साथ ही अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ये दोनों ही मिलेंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं 2+2 वार्ता। इसके अलावा इस 2+2 वार्ता में कुछ दूसरे मेंबर्स भी शामिल हुए हैं जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस ये भी शामिल थे। नेक्स्ट, वन नेशन वन इलेक्शन। यह हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है। वन नेशन वन इलेक्शन यह एक प्रपोजल है जो कि सरकार के द्वारा रखा गया है। इसके अंतर्गत ये बताया जाएगा कि पूरे देश में एक बार में एक ही इलेक्शन होनी चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ पे इलेक्शन की रिक्वायरमेंट है, चाहे लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, नगर पंचायत, नगर निगम जो भी है, साल में एक बार इलेक्शन होने चाहिए और सभी के इलेक्शंस एक साथ कंप्लीट हो जाने चाहिए। इस चीज़ के लिए एक प्रपोजल रखा गया जिसको हम कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। और इस कमेटी के अध्यक्ष हैं देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और इस समिति का उद्देश्य, जैसे मैंने बताया, कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं अलग अलग समय पे अलग अलग खर्च होते हैं, बार बार लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। सरकारी कर्मचारियों को कई बार दिक्कतें होती हैं कि वो अपना मेन ड्यूटी परफॉर्म न करके चुनाव ड्यूटी में लगे रहते हैं। तो इन सभी झंझटों से छुटकारा पाने के लिए यह एक प्रपोजल है, यह एक प्लान है जिसको कि भविष्य में हो सकता है इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, और इस ग्रुप में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स का यह एक कमेटी है जिसमें अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शो है, स्किप कर सकते हैं। इंडियाज़ गॉट टैलेंट, ये इस साल के लिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इंडियाज़ गॉट टैलेंट यह 10th एडिशन था जिसमें कि छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ यानी नारायणपुर एरिया के बच्चों का एक ग्रुप है, मलखम्ब ग्रुप। इसने इंडियाज़ गॉट टैलेंट 10th एडिशन में विजय प्राप्त किया है। ये इस सीज़न को जीत करके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर। इसका नाम क्या है? कोस्टा सेरेना। इसे मुंबई पोर्ट से शुरू किया जाएगा और इसमें लगभग 45,000 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, यह एक शिप है, इसका नाम क्या है? कोस्टा सेरेना, और इसमें 45,000 यात्री एक साथ यात्रा कर सकेंगे। मुंबई से इसकी शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी के लिए। इसमें भारतीय महिला टीम जो है वो विजेता रही है हॉकी में, और उपविजेता मतलब किसको हरा करके ये खिताब जीते हैं? जापान को। नेक्स्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार। स्कूल पुरस्कार में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कौन सा जो स्कूल है जहाँ पर एजुकेशन की स्थिति सबसे बेहतर है। ऐसे स्कूल्स की श्रेणी में
भारत में अहमदाबाद का एक स्कूल है जिसको कि रिवर साइड स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसको नॉमिनेट किया गया है, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, इसको अभी नॉमिनेट किया गया है भारत में। विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ स्कूल हैं इसमें नॉमिनेशन गया है भारत की तरफ से रिवर साइड स्कूल, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, जैसे कि स्कूल का एक पुरस्कार है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स की एजुकेशन पर कौन सा स्कूल बेहतर फोकस कर रहा है, कौन सा स्कूल बेहतर तरीके से सिखा पा रहा है, इस पर फोकस इस चीज़ के लिए यह प्राइज़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है 2023 में कानून जिन पर बदलाव प्रस्तावित हैं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि भारत में एक कोड है जिसको हम कहते हैं इंडियन पीनल कोड, एक कानून है जिसको हम कहते हैं CRPC, और एक कानून है जिसको हम कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। इन सभी में कुछ अपडेट करके और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इसको लागू करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, IPC जिसको हम इंडियन पीनल कोड कहते हैं, भारतीय दंड संहिता, इसमें दंड देने के प्रावधान लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, किसी व्यक्ति पर क्रिमिनल प्रोसेस या जो पूरा कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन है किस तरीके से किया जाना चाहिए, ये 1898 के एक एक्ट में जिसको बताया गया, जिसको हम कहते हैं CRPC। ठीक है, और एक कानून है जिसको हम कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। यह कौन कौन से परिस्थितियों में किस चीज़ को हम सबूत मान सकते हैं, सबूत किस किस प्रकार के हो सकते हैं, कौन सी चीज़ को सबूत नहीं मानेंगे, इन सभी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, और इन तीनों में ही संशोधन करने का प्रोविजन किया गया है अभी 2023 में। ठीक है, तो आपको कम से कम इस चीज़ में ये पता होना चाहिए कि IPC कब लागू किया गया था, 1860 वाला लागू है अभी भी। CRPC कौन से वर्ष का है, 1898 का है, और इंडियन एविडेंस एक्ट कब का है, 1872 का है। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, IPC 1860, CRPC 1898 और इंडियन एविडेंस कोड 1872 1872। नेक्स्ट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, इसमें विजेता कौन रहे हैं, पंजाब। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित एक ट्रॉफ़ी है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, इसमें विजेता रहे हैं पंजाब। नेक्स्ट है रुद्र, ये रुद्र क्या चीज़ है, भारत का अपने स्वयं के द्वारा निर्मित या डेवलप किया गया लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसका नाम क्या है, रुद्र। भारतीय सेना की एविएशन यूनिट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, और इसी के बारे में कई प्रकार से इसको बताया गया है कि यह एक अटैक हेलीकॉप्टर है और यह एक कॉम्बैट वर्जन का, सबका मतलब एक ही है कि यह एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, इसका नाम क्या है, रुद्र। प्रश्न क्या पूछेगा, रुद्र हाल ही में चर्चा में रहा है, यह किस चीज़ के से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट अब तक का सबसे विशालकाय ब्लैक होल खोजा गया है। ब्लैक होल क्या होता है ये आपको पता है। अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल खोजा गया है और इसके खोजकर्ता कौन है, भारतीय खगोल शास्त्री, भारतीय खगोल शास्त्रियों के द्वारा इसको खोजा गया है और इसका नाम रखा गया है UHZ1, यह इसका नाम रखा गया है। यह पृथ्वी से 3.5 3.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। प्रकाश वर्ष क्या होता है इसके बारे में आपको सर्च करना है, फिजिक्स का एक टॉपिक है डिस्टेंस, वहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है चाणक्य डिफेंस डायलॉग। चाणक्य डिफेंस डायलॉग ये क्या चीज़ है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, चाणक्य मतलब कुटिल बुद्धि वाले व्यक्तियों से संबंधित है, डिफेंस मतलब सुरक्षा से संबंधित है और डायलॉग मतलब बातचीत है। ठीक है, तो भारत और हिंद प्रशांत मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इस क्षेत्र में सुरक्षा, भारत की सुरक्षा से संबंधित आपसी सहयोग के बारे में है चाणक्य डिफेंस डायलॉग। किसके द्वारा आयोजित किया गया है, भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है,
इसके बारे में जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है और कुछ डिटेल इसमें बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी कम है। नेक्स्ट है इन्फ्यूज़ मिशन। इन्फ्यूज़ मिशन, इसमें एक्रोनिम दिया गया है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, यह इन्फ्यूज़ का पूरा नाम है। ये जो मिशन है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है साउंडिंग रॉकेट द्वारा पृथ्वी से 2600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सुपरनोवा अवशेष के सिग्नल, इनका अध्ययन करना। अब ये सुपरनोवा क्या है, इन सभी के बारे में आपको ज्योग्राफी में, खास करके फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है उड़ीसा के बालासोर में रेल दुर्घटना। पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में रहा है। 2023 की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है बालासोर रेल दुर्घटना। महत्वपूर्ण क्या है, आपको यही पूछ लेगा कि बालासोर हाल ही में न्यूज़ में था, कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है। और बाकी के डिटेल्स बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि बालासोर किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। और इसके अलावा कौन कौन से रेल के बीच में यह दुर्घटना हुआ था? तो एक था शालीमार चेन्नई, एक रेल था बेंगलोर हावड़ा और एक था मालगाड़ी। इन तीनों की आपसी भिड़ंत हो गई है जिसकी वजह से ये ट्रेन हादसा हुआ था। नेक्स्ट है मन की बात, 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट कुछ मिसलिनियस फैक्ट्स हैं, इनको क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे साउलो, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, रवनीत कौर। नेक्स्ट द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है SSB की महानिदेशक कौन है? रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, डिल्मा रूसेफ। नेक्स्ट है वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी दीपिका मिश्रा, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इस पुरस्कार से सम्मानित महिला हैं किरण नाडर। नेक्स्ट विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इस पुरस्कार को पाने वाली महिला है हरमनप्रीत कौर। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायोग अधिकारी गीतिका श्रीवास्तव। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर सोनाली घोष। ट्विटर की नई CEO लिंका याकारिनो। BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच किसको बनाया है? अमोल मजूमदार को। एशियन गेम्स 2023 का आयोजन हंगजाऊ चीन में। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश चीन, 383 टोटल मेडल प्राप्त किया। भारत चौथे स्थान पर था। एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा, इनका गोल्ड मेडल था। 88.88 मीटर जेवलिन थ्रो किया इन्होंने। एशियन गेम्स 2023 में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे हैं हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। नेक्स्ट दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को। नेक्स्ट डॉक्टरेट की मानव उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया सुलुहु हसन, तंजानिया से हैं। डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी सामिया सुलुहु हसन, तंजानिया की हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक सिक्सेस कौन मारे हैं? रोहित शर्मा, 6000 सिक्सेस मार चुके हैं। महिला आरक्षण बिल, नारी वंदन अधिनियम 2023 नाम दिया गया इसको। जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार 2023 जोईता गुप्ता जी को प्राप्त हुआ है।
हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति मुकेश अंबानी। महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है। इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है इसको आयरन स्वॉर्ड नाम दिया गया है। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर केरल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पोजीशन पर है केरल, बड़े राज्यों में केरल और छोटे राज्यों में गोवा। यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर बेस्ट परफॉर्मिंग रहा है। इसके अलावा ब्रिक्स का सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर होगा? रूस में। ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल किया जाएगा। अभी तक ब्रिक्स में 5 देश शामिल थे। कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अब नए 6 मेंबर्स के साथ में कौन कौन होंगे? अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट भारत 2024 में कुछ नए ऑर्गेनाइजेशंस की अध्यक्षता करने वाला है। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से शायद महत्वपूर्ण हो। हाँ, यहाँ पे आप भारत में चीनी से संबंधित, चीनी की मतलब गन्ने की फसल से संबंधित चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस होकर के पढ़ सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है, हाँ, यहाँ से कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो कि पूछा जा सकता है। ISO इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, इसके हिसाब से भारत का स्थान चीनी की खपत में पहला है। विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी यूज़ किया जाता है भारत में। उत्पादन के क्रम में भारत का स्थान 2nd नंबर पर है। और इथेनॉल, गन्ने से इथेनॉल उत्पादन करने में हमारा स्थान 3रे नंबर पर है। चीनी उत्पादन की स्थिति क्या है भारत में? फर्स्ट स्टेट ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करता है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन किया जाता है। 2nd है महाराष्ट्र, 3rd है कर्नाटक। इसके अलावा चीनी का जो उत्पादन है भारत में, कपास के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है चीनी। ठीक है, मतलब कपास और 2nd है गन्ना। 1st है कपास और 2nd है गन्ना भारत में। उत्पादन के हिसाब से देखें तो यूपी सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है। नेक्स्ट एथेनॉल के बारे में चर्चा हो रही है। एथेनॉल क्या है? तो गन्ने से जूस निकाल करके सबसे पहले तो चीनी बनाया जाता है। चीनी बनाने के बाद उसमें एक ऐसा लिक्विड बच जाता है जिसको कि हम एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एथेनॉल क्या है? यह एक कह सकते हैं कि अल्कोहल का ही एक रूप है जो कि फ्यूल के तौर पर गाड़ियों में उपयोग किया जा सकता है। ठीक, और इसे भारत में पेट्रोल डीजल के साथ मिलाने का भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कितना एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2019-20 में 5% लक्ष्य रखा गया था, जिसको कि बढ़ा करके 2022-23 में 12% एथेनॉल मिक्स करने का, पेट्रोल डीजल में 12% एथेनॉल मिक्स करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और जब ज़्यादा डिमांड होगी, मतलब पेट्रोल में मिक्स करने के लिए ज़्यादा एथेनॉल की डिमांड होगी, तो जाहिर सी बात है इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो अभी भारत में 173 करोड़ लीटर जो उत्पादन था पहले, उससे बढ़ करके अब 500 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण है? गन्ने का फसल है, उसकी क्या कंडीशन है भारत में? सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में गन्ना उगाया जाता है? गन्ना कौन से
फसल के बाद में सेकंड पोजीशन पर है, कपास के बाद में गन्ना सेकंड पोजीशन पर है कमर्शियल क्रॉप्स में, और गन्ने से बनने वाला एथेनॉल, इसमें क्या क्या सिचुएशन है, पहले क्या टारगेट था, अभी क्या टारगेट है, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गन्ने को जब खरीदा जाता है तो इसके लिए एक अलग मूल्य निर्धारित किया जाता है, इसको कहा जाता है उचित और लाभकारी मूल्य। इसका फुल फॉर्म है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, और अभी एफआरपी कितना रखा गया है, 315 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, तो गन्ने की फसल की जैसे जैसे एफआरपी बढ़ेगी वैसे वैसे इसका उत्पादन भी बढ़ेगा। और इसी के साथ भारत ने वर्ष 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का लक्ष्य रखा है, मतलब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य भी रखा हुआ है। ठीक है, तो एथेनॉल के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2023 के बारे में। बुकर पुरस्कार 2023, बुकर पुरस्कार और बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार ये दोनों अलग हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बुकर पुरस्कार इस वर्ष किसको दिया गया है, पॉल लिंच, जो कि आयरलैंड के हैं। पॉल लिंच आयरलैंड के हैं और इन्हें इनकी किताब प्रॉफिट सॉन्ग के द्वारा के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार 2023। विजेता कौन है, पॉल लिंच आयरलैंड के हैं, इनकी किताब है प्रॉफिट सॉन्ग। बुकर पुरस्कार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1968 में, और पहला बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इनका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है अंग्रेजी में लिखे गए और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए पुरस्कृत किया जाना, यह बुकर पुरस्कार का उद्देश्य है। ठीक है, और बुकर पुरस्कार के भारतीय विजेता कौन कौन हैं, बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय विजेताओं में एक तो हैं अरुंधति राय, एक व्यक्ति हैं किरण देसाई और एक व्यक्ति हैं अरविंद अडिगा। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उनकी यह किताब है, किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर, इन किताबों के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप के बारे में। वुशु क्या है, यह एक मार्शल आर्ट है, जैसे कि जूडो कराटे होता है वैसे ही वुशु है। विश्व वुशु चैंपियनशिप में यह मार्शल आर्ट से संबंधित एक गेम है और इसे टेक्सास में आयोजित किया गया था। भारत के रोशी बीना देवी ने इस इवेंट में रजत पदक प्राप्त किया और कुशल कुमार और छवि, इन दोनों ने ही कांस्य पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट है एमी अवार्ड के बारे में। एमी अवार्ड ये ग्रैमी अवार्ड से अलग है। ठीक है, पहले तो ये चीज़ जो सिमिलर टाइप के साउंडिंग वर्ड्स हैं इनको ध्यान रखिएगा। ये एमी अवार्ड है और इससे पहले हम ग्रैमी अवार्ड के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि म्यूज़िक से संबंधित था। ये जो एमी अवार्ड है ये इस वर्ष दिया गया किसको, वीर दास को, जो कि हास्य कलाकार हैं और यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, ये पुरस्कार किस कैटेगरी के लिए दिया गया है, ये सर्वश्रेष्ठ हास्य सीरीज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, वीर दास को। और इसके अलावा बाकी की चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं। नेक्स्ट हैं गिरीश चंद्र मुर्मू बाह्य लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए। अब ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में आपको पता है, ये क्या हैं, अभी वर्तमान में सीएजी हैं। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हें 2024 के लिए लेखा परीक्षकों मतलब ऑडिटर्स के लिए संयुक्त राष्ट्र पैनल, संयुक्त राष्ट्र में इन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पद संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित बाह्य लेखा परीक्षकों के पैनल के 62वें सत्र के दौरान प्रदान किया गया
और वैश्विक स्तर पर 12 सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के प्रमुखों से गठित बाह्य लेखा परीक्षकों को पैनल संयुक्त राष्ट्र सचिवालय वित्तीयन और कार्यक्रमों तथा विशेष अभिकरणों के बाह्य लेखा परीक्षा का अनुवीक्षण करता है। इसका मतलब यह है कि इतने सारे जो डिपार्टमेंट्स बताए गए हैं इन सभी का लेखा परीक्षण और उनका इंस्पेक्शन करता है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, भारत के वर्तमान जो CAG हैं GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हें 2024 के लिए UN या संयुक्त राष्ट्र का पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बस ये महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, देश में पहली बार कंबाला भैंस दौड़ आयोजित किया गया है जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। इसके अलावा M फातिमा बीवी के निधन के बारे में हम पढ़ चुके हैं निधन वाले टॉपिक में, या महत्वपूर्ण या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय क्षति वाले टॉपिक में हमने इनके बारे में पढ़ा है। M फातिमा बीवी, इनका जन्म 1927 में हुआ था और मृत्यु अभी हाल ही में नवंबर 2023 में हुआ है। इनके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़, ये सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं, देश के उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला हैं, और साथ ही ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ये इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन, इसे एपेक के नाम से भी जाना जाता है। APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, APEC। इसका शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, इसे सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया है। ये महत्वपूर्ण है। आपको सीधे क्या पूछेगा, आपको पूछेगा एपेक, APEC। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है एपेक का आयोजन हाल ही में किस स्थान पर किया गया है, तो कि जो आपका आंसर क्या होगा, सैन फ्रांसिस्को USA में। इसके लिए विशेष या विषय या थीम क्या था, इसका थीम था सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य। ये था एपेक का थीम। इसमें विशेष चीज़ क्या है, इसमें जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा पर डिस्कशन किया गया। नेक्स्ट चीज़ है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है, सिंगापुर में, और इसमें फिलहाल सदस्य हैं टोटल 21। भारत को इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। इसका मतलब है कि भारत इसका कोई परमानेंट मेंबर नहीं है, सिर्फ इसे कह सकते हैं एक गेस्ट मेंबर के तौर पर बुलाया जाता है। नेक्स्ट है जनजाति समूहों के लिए कुछ महत्वपूर्ण शुरुआत है, जिसमें कि मोदी जी के द्वारा जनजाति गौरव दिवस, ये दिवस महत्वपूर्ण है, डेट महत्वपूर्ण है और ईयर भी महत्वपूर्ण है। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 के अवसर पर विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों, जिन्हें कि PVTG कहा जाता है, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनके संरक्षण और इनके कल्याण के लिए कौन कौन सी प्रमुख पहल शुरू की गई है। इसमें 3 प्रमुख इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। सबसे पहला है इनमें सबसे पहला है PM जनमन, दूसरा है PM PVTG मिशन, और तीसरा है विकास भारत संकल्प यात्रा। ये 3 प्रमुख इनिशिएटिव हैं जो कि ट्राइबल ग्रुप्स के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 15 अगस्त को लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं PM जनमन के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, जनमन का फुल फॉर्म क्या है, जनमन का फुल फॉर्म है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, इसमें विभिन्न जनजाति समूहों, विशेष रूप से वे समूह जो लुप्त होने की कगार पर हैं,
ठीक है, जो अपना कल्चर अभी बचा कर नहीं रख पा रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, और जो लुप्त होने की कगार पर हैं, इन्हें आवश्यक समर्थन देना ताकि वे अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को सहेज करके रख सकें और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। इसमें टोटल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। ठीक है, कितने? 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। और साथ ही इसके अंतर्गत 75 जनजातीय समूहों को शामिल किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिन्हें याद रखना ज़रूरी है आपके लिए। कौन सा स्कीम था? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। दूसरा स्कीम है विकसित भारत संकल्प यात्रा, और तीसरा है PM PVTG निशान। इसके बारे में अगर देखें तो सबसे पहली विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों तक पहुंचना, ऐसे लोगों तक पहुंचना जो कि PVTG के बारे में या जनजातियों के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं और उनके बारे में कुछ भी राय बना करके बैठे हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचना और उनमें जागरूकता पैदा करना, तथा स्वच्छता और आवश्यक वित्तीय सेवाएं, साथ ही LPG मतलब जो भी बेसिक फैसिलिटी की चीज़ें होती हैं, साथ ही उनके हेल्थ एजुकेशन और जो बेसिक एक व्यक्ति को, सभ्य नागरिक को जीवित रहने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, उन सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जो यात्रा है, इसी को कहा जा रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये किनके लिए है? विशेष रूप से जनजातीय समूहों के लिए है जो कि अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसका क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाएगा? तो यहाँ पे बताया गया है कि यात्रा के दौरान प्राप्त विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन किया जाएगा। ठीक, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकलेगी, जब ये किसी गांव में पहुंचेगी तो वहाँ पे लोग वहीं पर अपना जो भी शिकायत है दर्ज करा सकते हैं और उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट है उन्हें वहाँ पर तुरंत, अगर वे लाभार्थी, वास्तविक लाभार्थी हैं, तो उन्हें वो सुविधाएं वहीं पर प्राप्त दिया जा सकता है। इस तरीके की व्यवस्था है जिसका नाम क्या है? विकसित भारत संकल्प यात्रा। और लास्ट है PM PVTG मिशन, PM PVTG मिशन। इस मिशन में क्या बताया गया है? इसमें विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह का विकास करने के लिए यह मिशन है। PVTG का मतलब है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, विशेष रूप से कमज़ोर या पिछड़े हुए जनजातीय समूह। इसमें इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए यह प्रयास किया गया है और यहाँ पर 24,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट में PVTG मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इस महोत्सव में सबसे बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ का खिताब मिला है अभी पंचायत को, और यह 54वां संस्करण था, 54th एडिशन था। नेक्स्ट है शीतल देवी, इन्हें विश्व का नंबर 1 तीरंदाज होने का गौरव प्राप्त हुआ है। एशियाई पैरा खेलों में, मतलब पैरा खेल मतलब जो PH स्पोर्ट्स पर्सन के लिए घोषित एक इवेंट है जिसमें कि पैरा एथलीट ही भाग ले सकते हैं। ठीक है, हैंडीकैप्ड एथलीट्स ही भाग ले सकते हैं। एशियाई पैरा खेलों में इन्होंने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक प्राप्त किया है और इन्हें एशिया का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट भी चुना गया है और इसी वजह से इनका नाम अब महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको नाम याद रखना है, किसके बारे में बात हो रही है? शीतल देवी के बारे में, विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं। नेक्स्ट है गुजरात की राजकीय मछली के बारे में। इस मछली का नाम है घोल मछली। इस मछली के बारे में कुछ विशेष चीज़ें हैं, जैसे कि यह भूरे रंग की होती है और महाराष्ट्र, गुजरात के समुद्री इलाकों में पाई जाती है, जो भी कोस्टल एरिया है वहाँ पर पाई जाती है और इसकी कीमत 5 लाख रुपए प्रति किलो तक होती है। इसका इस्तेमाल बियर और वाइन बनाने के लिए किया जाता है। अब आपको क्या क्या पूछ सकता है? कुछ प्रश्न तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सामने नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि पूछेगा कि घोल मछली किस राज्य से संबंधित है? कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। गुजरात की राजकीय मछली कौन सी राजकीय मछली कौन सी है? घोल मछली। हाल ही में एक विशेष
तरह की मछली जो कि गुजरात के आसपास पाई गई है, इसका नाम क्या है? घोल मछली। और घोल मछली का उपयोग किस चीज़ के लिए होता है? बियर और वाइन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत केंद्र का नाम अब चेंज करके क्या रखा जाएगा? आयुष्मान आरोग्यम आरोग्य मंदिर। आयुष्मान भारत केंद्र का नाम चेंज करके अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जाएगा। और इनकी टैगलाइन है आरोग्यम परम धनम। ठीक है, आरोग्यम परम धनम, यह इनकी टैगलाइन है। नेक्स्ट है IBSF। यह बिलियर्ड्स का एक इवेंट है। बिलियर्ड जो है उसका ऑर्गेनाइज करने वाली एक संस्था है IBSF। यहाँ पे बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में वर्तमान में जो विजेता रहे हैं, इनका नाम क्या है? पंकज आडवाणी। कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें कि किसी एक या दो खिलाड़ी का ही हमेशा दबदबा रहता है, उन्हीं का नाम आप बार बार सुनते हैं। बिलियर्ड्स एक ऐसा ही गेम है जिसमें कि बहुत लंबे समय से पंकज आडवाणी विजेता रहते आए हैं और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था कतर की राजधानी दोहा में। नेक्स्ट है भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन। शीतल महाजन के बारे में है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से छलांग लगाने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, स्काई डाइविंग क्या होता है? मतलब आप एक पैरासूट जो कि विंग जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें उसे अपने बॉडी में अटैच करके या फिट करके या उसको उस ड्रेस को पहन करके और आप बहुत हाइट से जंप करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? स्काई डाइविंग। और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। साथ ही कई स्काई डाइविंग रिकॉर्ड धारक 41 वर्षीय महाजन ने 13 नंबर को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से यह कारनामा किया है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट से इन्होंने छलांग लगाया है। और शीतल महाजन कौन है? एक स्काई डाइवर हैं। स्काई डाइविंग क्या होता है, इसे आप चाहें तो नेट में इसके खूब सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। स्काई डाइविंग वहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स के बारे में। यह कह सकते हैं कि आप पेपर लीक हो गया है और ये चीज़ आपको पेपर में देखने को मिलेगी, इसकी सबसे ज़्यादा संभावना है, प्रबल संभावना है। मिस यूनिवर्स के बारे में याद रखिएगा, यह 72वां संस्करण था। इसका आयोजन किया गया था सल्वाडोर में और इस इवेंट की विजेता रही हैं कौन? शेनिस पलासियोस। शेनिस पलासियोस। उप विजेता रही हैं एंटोनिया पोर्सिल्ड। एंटोनिया पोर्सिल्ड। लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी यहाँ पर श्वेता शारदा। ये तीनों ही फैक्ट्स महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज़, मिस यूनिवर्स 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? सल्वाडोर में। दूसरी चीज़, इसमें विजेता कौन रही हैं? शेनिस पलासियोस। और इनके बारे में जगह याद रखिएगा, मध्य अमेरिका के एक क्षेत्र निकारागुआ से संबंधित हैं। और भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी इस इवेंट में श्वेता शारदा। ठीक है, तो करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ में टोटल इतनी बातें थी और आज यह इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने करंट अफेयर्स को एंजॉय किया होगा और इसे आप 3 से 4 रिवीजन करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आप बार बार भूल रहे हैं उन्हें ही एक A4 शीट के या एक पेज में नोट करते चलिएगा और एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ उतना ही रिवीजन करके जाएंगे, ये पर्याप्त होगा। क्योंकि बाकी की चीज़ें जो आपको हमेशा याद हैं वो एग्ज़ाम हॉल में भी याद आ जाएंगी, पर वो चीज़ें जो आपको अभी याद नहीं आ रही हैं या आप बार बार भूल जा रहे हैं, ऐसे फैक्ट्स को जैसे कि आपका ऑस्कर अवार्ड हो गया या फिर आपका नोबेल प्राइज़ हो गया, ऐसे कुछ गिने चुने 5-10 करंट अफेयर हैं जो जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि पेपर लीक हो चुका है और वहाँ से प्रश्न मिलना तय है आपको एग्जाम में। तो ऐसी चीज़ों को आप जितना चाहे हो सके रिवीजन करें, लेकिन ओवरऑल जो करंट हमने पढ़ा है इसे कम से कम 4 बार अगर रिवीजन कर लेंगे तो करंट अफेयर का मैक्सिमम प्रश्न जो इस मैगजीन से आ रहा होगा वहाँ पर वो बिल्कुल आपसे मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं और साथ ही किसी भी प्रकार का दुविधा वाली स्थिति में नहीं रहेंगे। जो प्रश्न आप बनाएंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बना पाएंगे। ठीक है, तो आज हमारी इंडियन करंट अफेयर की क्लास समाप्त होती है और इसके बाद अगर संभावना बनी तो हम कोई रिसेंट मंथ का एक और मैगजीन देखेंगे जिसमें कि जनवरी तक का हो सकता है कि मैगजीन कवर हो जाए, लेकिन इस चीज़ की हम अभी गारंटी नहीं ले रहे हैं। कोशिश करेंगे कि अगर जनवरी का मैगजीन जो लेटेस्ट अपडेटेड मैगजीन हो अगर प्राप्त हो जाता है तो हम उसको भी चर्चा कर लेंगे। अदरवाइज़ आप इतनी चीज़ों को बिल्कुल थॉरोली रीड करके और बहुत अच्छे तरीके से याद करके इसको जाएंगे और एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।